मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए अपन लोग ये पढ़ने वाले हैं जो हमारे पर्याप्ति वाला जो विषय था, तो इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, पेज नंबर 137 के ऊपर में जीव के बारे में बड़ा अच्छा एक चार्ट बनाया हुआ है, वो आप लोग देख लेना। उसमें सारे जो भेद हैं बहुत अच्छे हैं, जीव के मुक्त, संसारी, स्थावर, त्रस, फिर एक इंद्री से 5 इंद्री, फिर स्थावर के भेद, फिर जो निगोदिया जीव हैं उनके भेद, मनुष्य देव आदि के भेद, और ये सारा बहुत विस्तार से दिया है। ऐसे बहुत सारे चार्ट इनमें बनाए हैं, तो वो बीच बीच में आप देखते रहिए। 137 पर है। तो अब अपन जो है पर्याप्ति के बारे में जो पढ़ रहे थे तो पर्याप्ति के बारे में हमने मन पर्याप्ति तक पढ़ा था, है ना। अभी इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा और फिर अपन आगे चलेंगे। जन्म के समय उद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर जीवन धारण में उपयोगी विशिष्ट प्रकार की पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं, है ना। तो इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखना कि ये जो इंद्रियां आदि हैं, जो कुछ भी अपने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उनमें उस तरह की जो शक्ति जब तक उत्पन्न नहीं होगी, तो वो जैसे अभी अपन बोलते जरूर मिट्टी का पुतला, लेकिन मिट्टी का पुतला वैसा पुतला नहीं है जैसे मिट्टी का आप बना के खड़ा कर दो, उसमें क्रियावती शक्ति ना हो, हलन चलन की शक्ति ना हो। हमारे शरीर में न केवल शरीर का निर्माण होता है, बल्कि उस शरीर में शरीर योग्य कार्य करने की जो शक्तियां हैं वो प्रकट होती हैं, तो वो कहलाएगी आपकी। देखो उसी हिसाब से क्रम में उन्होंने बताया है। पहली, आहार पर्याप्ति। शरीर निर्माण योग्य नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर उनको खल व रस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। यानी उसमें हमने 9 कर्म वर्गणाओं को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अब वो ग्रहण करने मात्र से तो वो खाली एक पुतला ही रहेगा ना। उसके अंदर में जो जो वस्तुएं हैं, जो उसकी जो मैकेनिज्म है, मशीनरी है, उसको बनाने में, उसको चलाने में, उनको यथा योग्य कार्य कराने की जो शक्ति है, वो जब प्रकट होगी तब उसको आहार पर्याप्ति कहा जाएगा। उसी तरह से शरीर पर्याप्ति। देखो वो वर्गणाएं अलग हैं जो अपन ने पढ़ी ना, आहार वर्गणा, और जो दूसरी वर्गणा है वो अलग वर्गणाएं हैं। मतलब उनका चित्रण अपन ने अलग ढंग से किया है। यहाँ अपन जो पर्याप्ति समझ रहे हैं तो उसको समझना, उससे फिर अपन रिलेट करेंगे इसको। तो आहार पर्याप्ति में यह हो गया कि 9 कर्म वर्गणाएं तो हमने ग्रहण कर ली जिनसे शरीर का निर्माण हुआ, लेकिन उनमें उनको जो है अभी सॉलिडिफाई करना, जो कौन सी जो है कितना पोर्शन जो है वो हड्डियां आदि के निर्माण में काम आएगा, कौन सा खून आदि बनाने का काम आएगा, ऐसा उनको सेग्रीगेट करने की जो शक्ति है उसका नाम आहार पर्याप्ति है। यानी उन 9 कर्म वर्गणाओं में से ही इनको सेग्रीगेशन करना। दूसरा है शरीर पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति के द्वारा किए गए खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप और रस भाग को रक्त आदि तरल रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं, है ना। आहार पर्याप्ति हो गया, अब वो रॉ मटेरियल बन गया, उस रॉ मटेरियल का फर्दर जो है प्रोसेसिंग क्या करना है, जो प्रोसेसिंग होगा उसमें हड्डियों की जगह हड्डी बन जाएंगी, रस भाग में रक्त आदि बन जाएगा। तो वो बनाने की जो शक्ति जब प्रकट हुई वैसी, तो उसको शरीर पर्याप्ति नाम की दूसरी पर्याप्ति कहा। तीसरा, इंद्रिय पर्याप्ति। अब देखो इस इंद्रिय पर्याप्ति में एक विशेष चीज है। शरीर निर्माण में यथा स्थान और यथा आकार इंद्रियों को बनाने की शक्ति की पूर्णता और तत्संबंधी विषयों को ग्रहण करने रूप जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। देखो वैसे तो क्या है, जो शरीर पर्याप्ति हुई और जो आहार पर्याप्ति हुई, उनमें जो है इंद्रियां जो है वो भले ही इंद्रियों का निर्माण तो उनसे ही हो गया उसी समय, लेकिन ये इंद्रिय पर्याप्ति का काम क्या है, इन्होंने लिखा है कि यथा स्थान पर, जहां जैसा निर्माण होना एक तो वही हो, और दूसरा
उसके अंदर में वैसी वैसी शक्तियां भी तो हो ना। जैसे नाक लग गई तो नाक लगना मात्र तो खाली नौकन परमाणुओं का पिंड ही हुआ। उसमें सूंघने की जो शक्ति आएगी, कानों में सुनने की जो शक्ति आएगी, जिह्वा इंद्रिय में रस लेने की जो शक्ति आएगी, चक्षु इंद्रियों में जो देखने की शक्ति आएगी, उन शक्तियों की पूर्णता होना, उन शक्तियों का प्रकट होकर के पूर्ण होना, ये इंद्रिय पर्याप्ति कहलाती है। और चौथी थी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। श्वासोच्छ्वास के द्वारा वायु के ग्रहण और उत्सर्जन के योग्य उद्गल परमाणुओं की प्राप्ति और तदनुरूप शक्ति की प्राप्ति को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं, है ना। तो उस तरह के परमाणुओं को प्राप्त कर लेना। जब मैं जो श्वास लूं तो वो ऑक्सीजन आदि के परमाणु अंदर आ जाएं, सांस छोड़ूं तो कार्बन डाइऑक्साइड आदि के परमाणु निकल जाएं, है ना। ऐसी शक्ति प्राप्त होना, उसको श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। उसमें जो सक्शन वगैरह हमारा होता है और निकलना होता है। अब है भाषा पर्याप्ति। भाषा वर्गणा के परमाणुओं को ग्रहण करने और तालु ओठ के द्वारा इच्छानुसार भाषा रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं ना। जो भाषा है, जो बोली है, वो भी तो शब्द भी एक उद्गलिक वर्गणाएं है ना, शब्द। तो उन शब्दों को ग्रहण करके, शब्द वाली वर्गणाओं को ग्रहण करके फिर उनको अपने तालु और होठ के अनुसार उसको परिणमाने की शक्ति, ये मेरे अवयव हैं, तालु होठ आदि जो है उसमें काम आते हैं, जिह्वा आदि, तो ये काम आने के बाद भी, लेकिन वो उसके जब तक उनमें वैसी शक्ति नहीं होगी तब तक वो वचन रूप से परिणमित होंगे नहीं। तो न केवल मैंने भाषा वर्गणा के परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति इस पर्याप्ति के अंतर्गत प्राप्त की, बल्कि उनको परिणमाने की, जो अपनी इच्छा के अनुसार परिणमाने की इच्छा अनुसार वो जो शक्ति है वो प्राप्त हुए। फिर है मन पर्याप्ति। मनोवर्गणाओं के ग्रहण द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की तथा द्रव्य मन के निमित्त से चिंतन स्मरण आदि करने रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं, है ना। जब वर्गणाओं की इसमें साथ साथ चल रहा है ना। मन की पर्याप्ति क्या है? मन की पर्याप्ति के लिए उन्होंने क्या दिया? मनोवर्गणाओं का ग्रहण। मनोवर्गणाएं किसमें आती हैं? आहार वर्गणाएं अलग होती हैं। आहार वर्गणाओं से तो जो शरीर बनते हैं, 3 तरह के शरीर, और जो बाकी की जो वर्गणाएं हैं अपन ने पढ़ा था ना, ये कौन कौन सी हाँ, ये जो चार हमारी जो और बाकी की बची थी ना, जिससे हमारा भाषा वर्गना, मनोवर्गना, ये सब जो है वो स्पेशल जो है परमाणु का जो समूह है जो उस काम में आता है। तो तेजस वर्गणाएं से तेजस वाला शरीर बनता है। भाषा पर्याप्ति हमने पढ़ा। मन पर्याप्ति में क्या बोला? मनोवर्गणाओं के ग्रहण द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की। ये जो मनोवर्गणाएं, उनका 2 काम है। 2 काम क्या है? जैसे इंद्रिय वर्गणा के बारे में हमने 2 काम पढ़े ना, कि न केवल इंद्रियों की तदनुरूप रचना होना, यथा स्थान होना, बल्कि उनमें वैसी शक्ति आना, ये अपन इंद्रिय पर्याप्ति में पढ़ा था। इसी तरह मनोवर्गणाओं में भी मनो पर्याप्ति के भी 2 फंक्शन है। क्या क्या है? एक तो मनोवर्गणाओं के ग्रहण द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की, उनसे द्रव्य मन का निर्माण होता है, और दूसरा द्रव्य मन के निमित्त से चिंतन स्मरण आदि करने रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। मनोवर्गणाओं का काम तो उतना ही कि मन का निर्माण करना। कहाँ पे निर्माण करना? हृदय स्थान पर करना। लेकिन मन पर्याप्ति का कार्य क्या है? कि वो जो काम उसको अभी मिलने वाला है, जिससे चिंतन होगा, स्मरण होगा, ऐसा जो भाव मन के द्वारा भेजी जा रही सामग्री के अनुसार चिंतन आदि होने की शक्ति को पूर्ण होना, वो मन पर्याप्ति है। चिंतन वगैरह तो लाइव है ना, सब आत्मा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस जो द्रव्य मन है उसमें वो शक्ति होना चाहिए ना, एक्यूमुलेटर की, कि वो सब इंद्रियों से प्राप्त विषयों को इकट्ठा करे और आत्मा तक संदेश पहुंचाए। आत्मा उससे न केवल, आत्मा के 2 काम है। एक तो मन के द्वारा अर्जित किए गए सिग्नल्स को आत्मा तक पहुंचाना, और
अपनी खुद की एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आत्मा से चार्ज रहेगा। सारी इंद्रियां और शरीर चार्ज कहाँ से है? चार्ज का मतलब है वैसे निमित्त निमित्तक है, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब तक आत्मा है तब तक ही वो निमित्त से वो जिंदा कही जाती है, अलाइव कही जाती है। तो मनोवर्गणाओं के ग्रहण द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की तथा द्रव्य मन के निमित्त से चिंतन स्मरण आदि करने रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। देखो वैसे तो आत्मा में शक्ति तो सब है, लेकिन जब वो नई पर्यायों में जाती है तो उस पर्याय में जाने के बाद में उस पर्याय के योग्य जो सामग्री का जो ग्रहण करना है, उन शक्तियों का प्रकट होना है, वो कार्य घटित होता है उन पर्यायों में। तो वो जब वो शक्ति उसकी प्रकट हो जाती है तब उसकी वो पर्याप्ति पूर्ण कही जाती है। तो इसी तरह से मन पर्याप्ति की बात। अब देखो कौन सी इंद्रियों में कितनी पर्याप्तियां हैं। एक इंद्रिय जीवों के 4 पर्याप्तियां होती हैं। 4 पर्याप्ति कौन सी होती हैं? पहली वाली आहार पर्याप्ति, क्योंकि उससे शरीर का निर्माण होगा। दूसरा शरीर पर्याप्ति, क्योंकि शरीर में वो जो हड्डी आदि, हड्डी और रक्त रूप जो है सेग्रीगेशन, वो काम भी होना है। एक इंद्रिय जीवों के 4 पर्याप्ति। अब ये जिसकी ये हड्डियां नहीं है तो उनके और दूसरी तरह की चीजें होती हैं जो हार्ड और सॉफ्ट जो है इस तरह का होगा। तो आहार, शरीर, इंद्रिय, एक इंद्रिय वाले के एक ही इंद्रिय होगी और श्वास होगी सभी के। तो इस तरह से एक इंद्रिय वाले जीवों के 4 पर्याप्तियां होना आवश्यक है उसकी सर्वाइवल के लिए। कौन सी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वास पर्याप्ति, ये 4 होंगी। विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय के मन नहीं होता है, 2 से लेके 4 तक, और असंगी पंचेंद्रिय के मन नहीं होता है। अतः उनके 5 पर्याप्तियां होती हैं। 5 पर्याप्तियां मतलब एक ज्यादा हो गई ना उनके। और संगी पंच एक कौन सी ज्यादा हो जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनके एक तो ये हो जाएगा भाषा पर्याप्ति। भाषा 4 जो पहले पढ़ी है उसके साथ में एडिशन हो जाएगा भाषा पर्याप्ति, क्योंकि 2 इंद्रिय से 2 या 2 से ज्यादा इंद्रिय वाले जीवों के भाषा पर्याप्ति हो जाती है, उनको जो शब्द आदि मिलते हैं वो बोल पाते हैं। और संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय के मन भी है, तो देव, नारकी, मनुष्य और संगी तिर्यंच के सभी 6 पर्याप्तियां होती हैं। तो 6वें नंबर पे मन पर्याप्ति है ना, तो उसको 6 पर्याप्तियां होती हैं इनको। श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले जीव के एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है ना। ऐसे जीव जो एक सांस के 18वें भाग में मर जाते हैं फिर पैदा हो जाते हैं, तो उतनी जल्दी मरने वाले जो जीव हैं जिस जाति के हैं उनकी कोई भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। विग्रह गति में पर्याप्ति शुरू ही नहीं होती है। विग्रह गति में पूरी निकल जाएगी, उसमें पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, है ना, वो उसके बाद में होंगी। जिस जीव की जितनी पर्याप्तियां होती हैं वे सभी एक साथ प्रारंभ होकर क्रमशः पूर्ण होती हैं। अर्थात सर्वप्रथम आहार, तत्पश्चात शरीर और उसके बाद शेष पर्याप्तियां क्रमशः पूर्ण होती हैं। प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर मुहूर्त काल लगता है। देखो उन्होंने क्या लिखा है, जिस जीव की जितनी पर्याप्तियां होती हैं, मतलब एक इंद्रिय की अलग होंगी, 2 से 4 इंद्रिय की अलग होंगी, 4-5 होंगी, और जो संगी पंचेंद्रिय उनकी 6 होंगी, तो जितनी भी होंगी वे एक साथ प्रारंभ होकर क्रमशः पूर्ण होती हैं। उन्हें क्रम पड़ता है, शुरू तो एक साथ होती है लेकिन पूर्णता में क्रम पड़ता है। अर्थात सर्वप्रथम आहार पर्याप्ति, तत्पश्चात शरीर पर्याप्ति और उसके बाद शेष पर्याप्तियां क्रमशः पूर्ण होती हैं। प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर मुहूर्त काल लगता है और समस्त 6 पर्याप्तियों की पूर्णता में भी कुल मिलाकर अंतर मुहूर्त काल लगता है। ये ऐसा कैसे होता है? क्योंकि अंतर मुहूर्त जो है अलग अलग, 48 मिनट का अपन समय बोलते हैं ना, तो 48 मिनट के अंदर पड़ने वाले जितने भी समय है वो अंतर मुहूर्त में ही आएंगे। 2 समय हुआ तो अंतर मुहूर्त के अंदर ही आएगा, 4 भी उसी में आएगा, 48 तक के जितने भी हैं, तो एक छोटा अंतर मुहूर्त एक बड़ा अंतर मुहूर्त, ऐसे समझिए। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर मुहूर्त काल लगता है और समस्त 6 पर्याप्तियां मिलाकर उनकी पूर्णता में भी कुल मिलाकर एक अंतर मुहूर्त काल लगता है।
अब पर्याप्तियों के आधार पर जीव के भेद करते हैं। देखो इसको सुनना, फिर अपन बाद में चर्चा करते हैं। पहला, पर्याप्तक जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों के पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो, और देखो होने के लिए भी सब वो नाम कर्म की जो अपन ने पढ़ी है ना 93 जो है पढ़ी है अपन ने, जो प्रकृतियां हैं उन्हीं में से कोई ना कोई काम आती है। तो जिन जीवों के पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो, नाम कर्म की पर्याप्त नामक प्रकृति का जिनको उदय हो, और जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, पहली वाली तो पूर्ण हो ही गई है आहार वाली, दूसरी शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण हो गई, भले ही अभी इंद्रिय आदि 4 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हों, वे पर्याप्तक जीव कहलाते हैं। इसका अर्थ समझे आप, कि अगर किसी जीव की दूसरे नंबर की पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो बाकी पर्याप्तियां भी पूर्ण अवश्य होंगी, इसकी गारंटी है, भले ही वो नहीं हुई हो अभी। तो ये सुनो, ये बताया जिन जीवों के पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो और जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, भले ही अभी इंद्रिय आदि 4 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हों, वे पर्याप्तक जीव कहलाते हैं। अब इसमें एक दूसरा टर्म आएगा, निवृत्ति पर्याप्तक जीव। ये थोड़े से कठिन शब्द हैं, लेकिन एक दो बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। निवृत्ति पर्याप्तक जीव, जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो और जिन्होंने जन्म भी ले लिया है, ऐसे जीवों की जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वे निवृत्ति पर्याप्तक अर्थात निवृत्ति अपर्याप्तक जीव कहलाते हैं। ये कौन से वाले जीव हुए? जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण होने वाली अवश्य हैं लेकिन अभी हुई नहीं है। तो वो जो पीरियड है, उस पीरियड में रहने वाले, उस कालांतर में रहने वाले, जिनको अवश्य ही पूर्ण होंगी लेकिन अभी नहीं हुई, ऐसी दशा में रहने वाले जीवों को निवृत्ति पर्याप्तक जीव कहते हैं, है ना, क्योंकि उनकी अपर्याप्ति जो है पूर्ण, उनसे निवृत्ति होने वाली उनकी, इसलिए निवृत्ति पर्याप्तक जीव कहा। अब दूसरा है पर्याप्तक, दूसरा अपर्याप्तक जीव। बीच वाली जो स्टेज थी ये निवृत्ति पर्याप्तक। अपर्याप्तक जीव कौन से हैं? अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से, नाम कर्म की प्रकृति ने बताई ना आपको, उनमें से एक तो है, एक प्रकृति का नाम है पर्याप्त, दूसरी प्रकृति का नाम है अपर्याप्त। तो जिन जीवों के नाम कर्म की अपर्याप्त नामक कर्म उदय में है, उन जीवों की एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, उन्हें अपर्याप्तक जीव कहते हैं। ये भी कर्मों के उदय से ही होता है कि साहब उसको क्यों पर्याप्त हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई? तो कौन सा कर्म उदय में है उसके हिसाब से। अब लब्धि अपर्याप्तक या लब्धि पर्याप्तक जीव किसे कहते हैं? अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जो जीव अपने योग्य एक भी पर्याप्ति पूर्ण न करके श्वास के 18वें भाग यानी 1/24 सेकंड में मरण को प्राप्त हो जाता है, उसे लब्धि अपर्याप्तक या लब्ध अपर्याप्तक जीव कहते हैं। देखो अपर्याप्तक जीव के बाद में ये क्यों दिया उन्होंने लब्धि अपर्याप्तक? ये इसलिए दिया कि अपर्याप्तक जीव में वो पूरी नहीं होती लेकिन प्रारंभ तो हो जाती है। तो उनके साथ में कैसी स्थिति आई कि जिसमें अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जो जीव अपने योग्य एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना करके श्वास के 18वें भाग में यानी 1/24 सेकंड में मरण को प्राप्त हो जाता है, उसे लब्धि अपर्याप्तक या लब्ध अपर्याप्तक जीव कहते हैं। तो ये सबको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप इसमें क्वेश्चन पूछिए। थोड़ा सा विषय जरा सूक्ष्म है। हाँ साहब। सर, हाँ ये निर्वृत्त पर्याप्तक जीव, हाँ, इसका कोई एग्जाम्पल देने? निवृत्ति पर्याप्तक ना, या हाँ, जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो। देखो सभी जीव हैं, इसकी उदाहरण तो क्या दूंगा क्योंकि ये तो दिखाई तो देता नहीं है। इन्होंने क्या बताया कि जिन जीवों को की पर्याप्ति पूर्ण अवश्य होगी, पूर्ण होगी लेकिन अभी पूर्ण होने में समय है,
एक अंतराल पड़ता है ना, तो बोल रहे हैं जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो और जिन्होंने जन्म भी ले लिया है, ऐसे जीवों की जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वे निवृत्ति पर्याप्तक अर्थात अथवा निवृत्ति अपर्याप्तक जीव कहलाते हैं, है ना। जैसे नहीं, वो उनको तो जो लिखा है वो तो हाँ स्पष्ट है, हाँ बराबर है। मगर ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे कौन से जीव हैं ऐसे? सभी जीवों के बारे में है। उनकी जो सभी जीव जिनकी भी पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले उनकी सबसे पहले पर्याप्ति कौन सी पूर्ण होती है? आहार पर्याप्ति। आहार वाली, हाँ। आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, लेकिन अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। सभी जीवों का ऐसे ही होता है, जितने भी नहीं, जीवों जैसे की। जैसे एक एग्जांपल है, बच्चा जन्म लेता है, हाँ तो हाँ बच्चा जन्म लेता है तो पूरा शरीर पूर्ण होके ही आता है। कहाँ देखो पूर्ण हो? इसमें सर ये निवृत्ति पर्याप्तक में जो डोनेट करते हैं बाद में, ये जो लगाते हैं अंग, ये उसमें आ सकता है? नहीं 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 नहीं, देखो इसके सर, एग्जाम्पल, पहले अब इसके एग्जाम्पल बहन जी से पूछते हैं, बहन जी को मालूम हो तो। बहन जी हैं उधर? हाँ, इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? जो सारी पर्याप्तियां हैं वो हाँ अंतर मुहूर्त में ही पूरी हो जाती हैं, हाँ यानी गर्भ में आने के अंतर मुहूर्त के अंदर सब पूरी हो जाती हैं, बराबर। जी, है ना। तो जन्म तो 9-10 महीने बाद हो रहा है। अगर मनुष्य का जन्म समझें और भी जीवों का जन्म समझें तो उनको भी थोड़ा समय लगता है। तो वो तो जैसे ही जीव उस स्थान पे आता है, वो चाहे सम्मूर्छन है या कोई भी है, गर्भज है, अंडज है, तो वो तो अंतर मुहूर्त के समय ही जीव, लेकिन उनकी पूरी होती है जिनको पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। लेकिन जिनको पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और अभी उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, उनको निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। हाँ, अभी इसमें एक उनका प्रश्न है कि जन्म ले लिया का अर्थ क्या है? जन्म लेने का मतलब गर्भ में आ जाना या हाँ, गर्भ से जन्म बाहर? ले लेने का मतलब है उस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना। हाँ, वो जहाँ से अपनी उसको गति में आ जाना। हाँ। जहाँ उस योनि स्थान में आ जाना जहाँ उसको हाँ, उत्पन्न होना है। जहाँ उसको वो उसी जन्म में। लेना है वहां पहुंच जाना बस। और उसके अंतर मुहूर्त में उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं, जिसको बस। पर्याप्तक बनना है। तो जो अच्छा, आपको दूसरा जैन साहब, हाँ जी, ये अपर्याप्त नाम उदय से जिन जीवों एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, हाँ जी, और दूसरा उसके नीचे दिया है ये जो निगोदिया जीव होते हैं, हाँ यही मतलब पूछ जो रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए। एक 18वें श्वास के 18वें भाग में हाँ जिनका मरण होता है फिर उत्पत्ति होती है, हाँ, तो ऊपर वाले में इसमें दोनों में अंतर क्या है? लब्धि अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। हाँ नहीं, वो उन्होंने क्या किया है, अपराध नाम कर्म का जो अपने योग्य एक भी पर्याप्त पूर्ण ना करके श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त हो जाता है। मुझे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, खाली उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा और ज्यादा एक्स्ट्रा चीज दी हुई है, ये दी हुई है कि वो जीव मर जाते हैं बाद में। हाँ, इसमें पहली मुझे स्थिति में क्या होता है? नहीं, अपर्याप्तक जीव और लब्धि अपर्याप्तक में अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जो जीव अपने वो एक भी पर्याप्ति पूर्ण करके श्वास मर जाते हैं, उससे लब्धि अपर्याप्त। मेरे ख्याल से तो मुझे तो इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं समझ में आया। या मतलब ये इसका कोई सूक्ष्म पार्ट है, अब समझ में नहीं आ रहा है। बहन जी थोड़ा बताएं जरा इसमें, अपर्याप्तक जीव और लब्धि अपर्याप्तक या लब्धि अपर्याप्तक जीव। लब्धि अपर्याप्तक या लब्धि अपर्याप्तक तो वो एक ही शब्द है, वो एक ही शब्द संधि है। करने से हो गया है। हाँ बराबर। और अपर्याप्तक है अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय, और लब्धि अपर्याप्तक उसकी प्रक्रिया है। जिसको अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है उसकी लब्धियां पूर्ण नहीं होती हैं, इसलिए उसको लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। वो तो ऊपर भी वही दिया है। हाँ, बस वही तो है, और क्या हुआ? ऊपर भी तो वैसे अपर्याप्तक जीव बस का हाँ, उदाहरण वही दिया। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जिन जीवों की एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उन्हें अपर्याप्तक जीव कहते हैं। हाँ। और नीचे का और वर्णन उसमें भी यही दिया है, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जो जीव अपने योग्य एक भी पर्याप्ति पूर्ण न करके श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त हो जाता है, उसे लब्धि अपर्याप्तक या लब्ध अपर्याप्तक जीव कहते हैं। तो एक ही बात है ना ये पूरा। तो एक अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय हो गया, और उस कर्म के उदय में लब्धि अपर्याप्तक होना वो उसकी अवस्था हो गई। नहीं, दोनों में वही चीज दी हुई है, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से ऊपर भी यही दिया है। हाँ, तो मतलब जो लब्धि अपर्याप्तक रूप अवस्था है, हाँ वो अवस्था है लब्धियों का पूरा ना होना,
वो हाँ। अवस्था है हाँ। ना। और वो अवस्था अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से हो रही है, बस इतना है समझ। हाँ, वो एक कनेक्टेड ही है, वो एक ही जैसा है। अच्छा सर, एक चीज और है, हाँ एक ही बहुत ही रूट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ जैसे आपने संगी पंचेंद्रिय के 5 इंद्रियां होती हैं, जी। तो अब जैसे हार्ट है, लंग है, हाँ जो लंग का काम होता है आपका श्वासोच्छ्वास, हाँ 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 है ना, हाँ जैसे हार्ट का है और ब्रेन का काम है हाँ सिग्नल देना, हाँ। तो वो ये तीनों चीजें इंद्रियों में क्यों नहीं आती? नहीं देखो, जो श्वास तंत्र है ना, हाँ श्वास तंत्र है, श्वास तंत्र को एक श्वासोच्छ्वास जो शब्द दिया गया है, उसमें उससे रिलेटेड जो अवयव हैं वो सब जो है उसके अंदर में समाहित हैं। उसमें जो जैसे आपके लंग्स भी उसमें बीच में आते हैं, जन आपके लंग्स के साथ में और दूसरी कनेक्शन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें जो जिनसे नहीं, वो लंग तो चलते हैं। देखिए ऐसा हाँ है, हाँ आपकी चक्षु इंद्री है, चक्षु हाँ इंद्री में भी चक्षु है और उसके साथ उसके जितने तंत्र हैं उसके साथ लगे हुए हैं, बराबर। ठीक है। इसी हाँ तरह आपके लंग्स हैं, लंग्स हाँ के साथ आपके उसके जो आप श्वासोच्छ्वास। सांस लेते हैं, हाँ हाँ तो वो भी तंत्र लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इनको, लंग्स को या हार्ट को, जो सारा आपका ब्लड का पूरी बॉडी में ट्रांसफ्यूजन करता है, हाँ या और जो ब्रेन अपना है वो सारे सिग्नल्स को वो क्या कहते हैं सेंस हाँ करके हाँ आपके मन के थ्रू आपके आत्मा तक भेजता है। हाँ तो ये बहुत बाद में क्वेश्चन आया, ये जब आज हम ये पर्याप्तियां डिस्कस कर रहे हैं, हाँ। ये दिमाग में आया, इनको इंद्रियों की कैटेगरी में क्यों नहीं दिया गया है, इनको इंद्रियां क्यों नहीं बताया गया? देखो, जो बाहर में प्रकट होता है उसके उसका ही नाम दिया जाता है। तो अब कल को कोई बोलेगा कि उंगलियां हैं, वो भी तो इंद्रिय हैं। कोई बोलेगा कि जो है जो मलमूत्र विसर्जन के जो उपकरण हैं वो भी तो इंद्रियां हैं। तो वो सब जो है जो शरीर के रूप में आ जाती है। एक अपन ने ग्रुपिंग तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना। तो ये ग्रुपिंग किया है, जैसे नाक को, नासिका जो है वो किस काम आती है? शोभा बढ़ाने के काम ही नहीं आती, बल्कि वो श्वासोच्छ्वास का जो है बाहर में दिखने वाला उपकरण है। उसके अंदर में ये सारा मैकेनिज्म अंदर फैला हुआ है। नहीं, वो सब बात सही है साहब, मैं ये हाँ कह रहा हूँ साचो साथ ये आपकी एक पर्याप्ति है, हाँ। तो मतलब ये इंद्रिय का पार्ट क्यों नहीं बनी? ये भी तो इंद्रियां हैं, इंद्रिय जैसी काम कर रही है। तो वो जब पर्याप्ति होती है, पर्याप्ति जब कहा जाता है तो उन सब उपकरणों का ही वखान है नहीं तो वो। वो ठीक है, हाँ दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन है हाँ रीजन हाँ। कि इसको इंद्रियों की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया। नहीं, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, एक इंद्रिय का ग्रुप है वो पूरा, फुल मैकेनिज्म को। अभी जैसे अपन बोलते हैं कार है, तो कार में कितनी, जब अपना कार आपने बनते हुए देखी होगी, उसके अंदर में कितनी कितनी चीजें, उपकरण जो है अंदर लगते हैं। और बाहर में क्या दिखाई देगी? लाइट दिखाई देगी आपको, स्टीयरिंग दिखाई देगा, ब्रेक दिखाई देगा। तो जब ब्रेक की बात करेंगे तो ब्रेक के पीछे का जो उसमें शूज है और दूसरी जो चीजें उसका मैकेनिज्म, स्प्रिंग वगैरह है, उनकी बात क्यों नहीं करते? नहीं, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो स्वाचोपास जो है इट्स ए हाँ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, इट इज नॉट कनेक्टेड, पांचों इंद्रियों से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, सबका अलग अलग कार्य है, नहीं नहीं, कनेक्शन तो है मैं कहीं ना वही कह कहीं। रहा हूँ, जब 5 इंद्रियां आपकी डिफरेंट वर्क कर फंक्शन देती हैं, हाँ उनको आपने अलग से क्वालिफाई कर दिया, हाँ तो स्वाचोपास भी एक अलग एक्टिविटी है शरीर की। हाँ हाँ हाँ। अंकल हाँ जी इसका बराबर। तो नाक से कनेक्शन है ना? नाक तो बता दिया मैंने। नाक तो सूंघने का काम कर रही है। नहीं, श्वास का सूंघने भी के काम साथ कर रही है। श्वास का भी। नाक भी नहीं कर रही है और वो मुंह भी कर रहा है, मुंह भी कर रहा है। हाँ उसके पीछे जो ये पूरा मैकेनिज्म है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेनली जैसे नाक है और मुंह से भी सांस ली जाती है, मुंह से भी सांस ठीक ली है ना? जाती तो है। ये सारे जो मैं कहीं ना कहीं तो आप उसको ग्रुपिंग करोगे ना, जितने भी एनीवे अंग उपांग है उनको जैसे शरीर में ग्रुपिंग किया एक्चुअली है। ये सेंस ऑर्गन से सब मेरे हिसाब से सेंस ऑर्गन्स अलग ही होते हैं। इनका काम बाहरी चीजों को सेंस करके मन के थ्रू जो है पहुंचाना है वहां तक, हाँ नहीं, आत्मा तक। वो तो सही है। इनका कहना है कि वो जो पहुंचाने के नहीं, पीछे जो उनका मैकेनिज्म सर है। सर आरपी जैन साहब ने जो बात कही, हाँ, इट इज गिविंग सम सेंस, इन द सेंस हम्म, कि जो आपकी पांचों इंद्रियां हैं वो सेंस करके वो वहां तक पहुंचा रही हैं, हाँ। और ये जो लंग्स का काम है, इट इज टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी। एम आई करेक्ट आरपी जैन साहब? डिवाइस है सर वैसे भी। लंग्स इसमें भी तो काम देती है ना आपके श्वासोच्छ्वास में। वही तो श्वासोच्छ्वास कह में रहा हूँ, लंग्स का फंक्शन है ना। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, श्वासोच्छ्वास में लंग्स का फंक्शन होने से तो हाँ। बॉडी का जो फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए है, और उससे मतलब किसी भी सेंसिंग नहीं हो रहा है।
सेंस देखो, मतलब जो जैसे चक्षु इंद्री, जो आरपी जैन साहब ने जो बात कही, जिसी को मैं ढूंढ रहा था, हाँ, जो उन्होंने लीड दिया हाँ, कि चक्षु इंद्री का कुछ सेंस होता है, घ्राण इंद्री का कुछ सेंस होता है, कर्ण इंद्री का कुछ सेंस होता है, सेंस होके वो सिग्नल जाता है। वो देखो अपन ने शुरू या में ये बात कही ना, शुरू में ही हाँ। जैसे अब इंद्रिय पर्याप्त की बात कही थी, तो मैंने क्या बोला था इसमें, शरीर निर्माण में यथा स्थान और यथा आकार इंद्रियों को बनाने Right. की शक्ति की पूर्णता और तत्संबंधी विषयों को ग्रहण करने रूप जो शक्ति उत्पन्न होती है। हाँ बस समझ, ठीक है, अभी क्लियर हो गया आरपी जैन हाँ। साहब तो के। पर्याप्तियों के जो भेद लिखे हैं हाँ। उसमें शरीर इंद्रिय पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति दो तीसरा ये अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। हाँ। इसलिए ये जो आप जो बता रहे हो कि फेफड़े, किडनी और नहीं, समझ में आ गई बाबूजी बात। ये सब जो शरीर पर्याप्ति में आता है और इंद्रिय पर्याप्ति अलग से डिफाइन की गई है। वो बात 5 सही है, इंद्रियां। वो बात सही है। आरपी जैन साहब ने जो लीड दिया उससे मेरा, चलो कैसे भी मेरा समझ जो में आया आपको, अच्छा है। ठीक है, ओ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। सवाल है। ये बड़ी खुशी की बात है, समझ में तो आ गया। हाँ, हाँ, मन के साथ आपने जो है भाव मन को जो है स्पेशली मेंशन किया गया है, बाकी इंद्रियों के साथ जो भाव शक्ति प्रकट होती है हाँ, उसको पर्याप्ति में स्पेशली मेंशन नहीं किया है। हाँ, मैंने कल बोला था ना आपको ये बात, हाँ, मैंने कल आपको ये बात बोली थी कि मन के साथ ही ये शक्ति क्यों लिखी, बाकी के साथ क्यों नहीं हाँ, लिखी, हाँ, ठीक है ना। आपने ही कहा था। हाँ, हाँ। तो उसमें देखो इंद्रिय पर्याप्ति में मैंने अभी एक सेंटेंस जोड़ के बोला है आपको। क्या बोला है, शरीर निर्माण में यथा स्थान और यथा आकार इंद्रियों को बनाने की शक्ति की पूर्णता और तद संबंधी विषयों को ग्रहण करने की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति हाँ, ग्रहण करने की उनमें जो जो विषय है उनको ग्रहण करने की, सेंस करने की जो ताकत है, उसी Right. का नाम इंद्रिय पर्याप्ति है। इसलिए मैंने वो दूसरे कर्णानुयोग परिचय में से लेके लाइन इसमें ऐड की है। मैं देख रहा था ये कहाँ से लाइन जोड़ दिया आपने। ठीक है Anyway, सर, तो ये क्लियर हुआ विषय आपको? नहीं, मेरा क्लियर हो गया। ओके, अभी और किसी का कोई प्रश्न है? देखो अगर प्रश्न नहीं है तो मैं इसको जो आपको थोड़ा सा और आगे पढ़ के सुनाऊंगा कर्णानुयोग परिचय में से, आपको और क्लियर होगा ये। तो इसमें बहुत काफी डिटेल में दिया, जब अपन इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको नई नई चीजें मिलेंगी। हाँ देखिए ये है, इसमें जो लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो इससे क्लियर हो जाएगा। पर्याप्ति का अर्थ होता है कार्य रूप शक्ति। जो जीव इन पर्याप्तियों की शक्ति से पूर्ण होता है उसे पूर्ण या पर्याप्त कहते हैं। जो जीव इन शक्तियों से अपूर्ण रहता है अथवा जिन जीवों की पर्याप्ति नामक शक्तियों की पूर्णता नहीं होती उसे अपूर्ण या अपर्याप्त कहते हैं। इनमें पर्याप्त या अपर्याप्त नाम कर्म का उदय निमित्त होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब जो जितना भी मैकेनिज्म हमारा चल रहा है वो किसी ना किसी जो है, जब शरीर की बात करते हैं तो नाम कर्म जो है उसके अंदर में आता है। उसकी जो 93 जो प्रकृति हैं उनसे कुछ ना कुछ चीज गवर्न होती है। सब मिलाकर कुल 6 पर्याप्तियां हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहली आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, पांचवी भाषा पर्याप्ति और छठवीं मन पर्याप्ति, ठीक है। इन 6 पर्याप्तियों में से एक इंद्रिय जीवों को पहली 4 पर्याप्ति होती हैं, उनके भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति नहीं होती। द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रियों में 5 पर्याप्ति होती हैं, उनके मन पर्याप्ति नहीं होती है। और संगी पंचेंद्रियों में 6 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। इन पर्याप्तियों के 6 भिन्न भिन्न नाम हैं, इसलिए जाहिर है कि उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होंगे। उनका स्वरूप हम क्रमशः देखते हैं। न लिखा है, हम जानते हैं कि जीव कहीं से मरकर अन्यत्र उत्पन्न होता है, अर्थात एक शरीर छोड़कर अन्यत्र गमन करता है और वहां नए पुद्गल स्कंद ग्रहण करता है, जिन्हें हमने पहले नोकर्म वर्गणा कहा था। शरीर वो जो है वर्गणाओं को ग्रहण करता है। शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास संबंधी परमाणु को जीव ग्रहण करता है। अपन बोला जैसे ही वो जीव जो है उस डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, 3 समय लगते हैं, जिनको जो 3 मोड़ मोड़ने होते हैं, मुड़ना है उसको 4 समय लगते हैं, जिसको सीधा जाना है उसको 1 समय लगता है, और वहां जाकर के वो नोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। अपन ने कल पढ़ा था। अब वो ग्रहण करके क्या करता है, तो इन्होंने लिखा
शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास संबंधी परमाणु को जीव ग्रहण करता है। इन परमाणुओं को खल रूप और रस रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति तैयार होती है, उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा। फिर खल और रस भाग रूप परिणमित हुए इन पुद्गल स्कंदों में से खल रूप पुद्गलों को हड्डी, चर्म आदि स्थिर अवयव रूप यानी स्टेशनरी तथा रस रूप पुद्गल स्कंदों को रक्त, वीर्य आदि द्रव अवयव रूप परिणमाने की जो शक्ति है, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा हमने पढ़ा था, जीव में ज्ञान का जितना उघाड़ होगा, जितनी इंद्रिय वाला जीव होगा, उतनी द्रव्येंद्रियां होती हैं। उन द्रव्येंद्रियों के स्थान पर जो आत्म प्रदेश होते हैं, हर एक इंद्रिय के पीछे कुछ आत्म प्रदेश है ना, जो उनके कार्यों को कराने में जो चार्ज करते हैं, उसको उनका कार्य का निष्पादन वहां आत्मा के प्रदेशों से ही होता है। उन द्रव्येंद्रियों के स्थान पर जो आत्म प्रदेश होते हैं, उनके द्वारा उन इंद्रियों के विषयों के ग्रहण रूप यानी जानने रूप जो उपयोग की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं, है ना। उसके ठीक पीछे के जो आत्म प्रदेश हैं वो अब तैयार हो गए हैं, यानी वो उनकी पीछे से वो शक्ति उनको प्रदान करेंगे तो वो ग्रहण करेंगे। तो उसमें आगे लिखा, जैसे नाक द्रव्येंद्रिय है, वहां के आत्म प्रदेशों में सुगंध दुर्गंध को जानने की उपयोग रूप शक्ति होती है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इसी तरह अन्य इंद्रियों के बारे में भी समझना, क्योंकि ये पूर्ण एकदम पौद्गलिक नहीं है। ये मेरी बाहर के जो दिख रही है जैसे नाक है, इस नाक के जो अंदर में बहुत सारी जो है उसके साथ में और जुड़ाव है, नस नाड़ियां हैं, उनसे मेरे श्वसन तंत्र में पूरा जुड़ाव है, और उन सब के पीछे आत्मा के प्रदेश विद्यमान हैं। वो ना हो तो ये सारा तंत्र धरा रह जाएगा, आपका जीव मुर्दा पड़ा रहेगा, है ना। तो सूंघने की शक्ति तो हो, पूरा मैकेनिज्म भी हो, और लेकिन आत्म विशेष तौर से वास्तव में पर्याप्ति का अर्थ क्या है कि उसके पीछे के जो आत्म प्रदेश हैं, उनमें उस विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों को वो ताकत देने की जब शक्ति आ जाती है, तब उसको उस जाति की पर्याप्ति कहा जाता है। ठीक है साहब, चलिए आगे आगे बताता हूँ। आहार वर्गना रूप पुद्गल स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की जो शक्ति है, वह श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है ना। जो आहार वर्गना अपन ने पढ़ी ना, वो जो जिससे अपन ने वो शरीर का निर्माण होता है, वो सब वर्गना है। अब उनको क्या करना है, उसी में से तो एक समय में जो ग्रहण किए 9 कर्म परमाणु हैं, उन्हीं में से सेग्रीगेशन हो रहा है। ये सब कौन से परमाणु का किस काम में लगाना है, ठीक है, उसी में से उन्हीं परमाणुओं को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की जो शक्ति है, वह श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। तो इनमें दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, न केवल पुद्गल में वैसी मैकेनिज्म का निर्माण होना, शक्ति का निर्माण होना, बल्कि उसके पीछे जो आत्मा की शक्ति है वो पूर्ण वहां प्रकट होना, तब वो पूरा तंत्र काम करेगा आपका। तो ये पर्याप्ति में दोनों चीज हुई, उस मैकेनिज्म में उस तरह की पूर्णता आना और आत्मा की तत्संबंधी शक्ति का जागृत होना, पर्याप्त होना, ये उस प्रकार की पर्याप्ति कही जाती है। आत्मा से जुड़ना जरूर है उसको, मतलब नहीं तो वो खाली ऊपर के खोखा रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि अपन जो कार चलाते हैं ना, तो कार में कंप्लीट कार हो गई, उसमें पूरे जो है ब्रेक का मैकेनिज्म लगा दिया, एक्सेलेरेटर का मैकेनिज्म लगा दिया, पेट्रोल की टंकी लगा दी, सब कुछ तैयार है, लेकिन अभी चलाने वाला चाहिए ना उसमें, जो स्टार्ट करके सब जगह वो बैटरी से और जब सब जगह पे उसको फैला दे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो आप ऐसे समझिए उसको। तो वो जो आत्मा है वही इन सबको शक्ति प्रदाता है, और उन प्रदेशों की जो इंद्रियों के पीछे हैं, जब वैसी तैयारी पूर्ण हो जाती है, तब उनको उस जाति की पर्याप्ति कहा जाता है। तो भाषा से ऐसे कह सकते हैं कि जीव के जो परमाणु हैं, जिन जिन योग्यताओं के हैं, जैसे परमाणु मत बोलिए, जीव के प्रदेश, हाँ, जीव के प्रदेश, सॉरी, जीव के प्रदेश जो हैं, जिन जिन की योग्यता रखते हैं, कि जैसे कान की, नाक की, मान की, तो ये उनको वो वहां पे सेट हो जाते हैं द्रव्येंद्रियों के पीछे। हाँ, उसको पर्याप्ति कहते हैं। सेट तो वो पहले से ही है,
नहीं सेट तो पहले से ही सुनो, पर्याप्त जब तक सेट नहीं होंगे तब तक पर्याप्ति नहीं पूरी होंगी ना। नहीं सेट का मतलब ये कि वो उन स्थानों पर तो पहले से नियुक्त हैं। जी जी। अभी जैसे अभी अपन जो किसान आंदोलन चल रहा है ना, तो हाँ। सारी पुलिस फोर्स जो है अपने अपने स्थान पर खड़ी हुई है। हाँ। लेकिन अभी वो तैयार नहीं है कुछ करने के लिए ऑपरेशन, उनको आदेश आएगा तो वो तैयार हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, ऐसे ही जो आत्मा के जो प्रदेश हैं उन अवयवों के पीछे तो विद्यमान हुए हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, विद्यमान तो हैं, लेकिन अभी उनमें उन विषयों को ग्रहण करने की योग्य शक्ति प्रकट नहीं हुई है। अच्छा जब तक प्रयोग नहीं होगी जब तक प्रयोग नहीं होगी तब तक वो पर्याप्ति पूरी नहीं होगी। ठीक है। अंग तो आ गए पहले, आहार पर्याप्ति हो गई, शरीर पर्याप्ति हो गई, लेकिन अब जैसे इंद्रिय पर्याप्ति, इंद्रियां वैसे तो शरीर की भाग है ना, शरीर का ही भाग है इंद्रियां भी, लेकिन वो खाली खोखा बनाने से काम नहीं है ना, उनके पीछे जब तक वो उस तरह का कार्य करने की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी तब तक वो कार्य नहीं कर सकते। इसमें मेरा एक सवाल है सर, आपने बताया जी कि आत्मा के उन प्रदेशों में विशेष शक्ति आती है, तो क्या आत्मा का हर प्रदेश डिफरेंट है? नहीं, या एक से ही है? नहीं, एक ही है, होमोजीनियस है, लेकिन वो जो जैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जो उपकरण बने हैं उनके पीछे के जो प्रदेश हैं, उनको ये विशेष शक्ति जो उस समय रहती है, मतलब सभी प्रदेशों में वो है, आत्मा के सभी प्रदेशों में एक समान शक्तियां हैं, वो अलग अलग शक्ति नहीं। यही मैं सोच रहा था कि आत्मा के हर प्रदेश में एक सी शक्ति है। एक सी शक्ति, लेकिन अभी आपने बोल दिया कि भाई ये जो इधर खड़ा है इसको तुम सपोर्ट करोगे, उधर जो खड़ा है उसको तुम सपोर्ट करोगे, ऐसे अपन ने अगर वो कर दिया, उसका डिवीजन कर दिया, लेकिन सभी में सब तरह की शक्तियां हैं, जिसको जो जिम्मेवारी दे दी, जो जिम्मेदारी दी गई है वो निभाते हैं। अगर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो आंख जो है सुनने का काम करने लग जाएगी, आंख सुनने का काम करने लग जाएगी, कान जो है देखने का काम करने लग जाएंगे। हाँ नहीं, प्रदेशों के हिसाब से सही है, जैसे एक इंद्रिय जीव है, सब काम करता है अपना। एक ही इंद्रिय से सब काम कर लेता है। हाँ, एक ही से सब काम कर लेता है। जब बड़ा डिपार्टमेंट ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, केमिस्ट्री डिवीजन अलग, फिजिक्स डिवीजन अलग, और जब एक ही कमरे में स्कूल चल रहा है, तो चलाना ही बेचारे क्या करे, अब अकेले ही है वो, छोटा स्कूल होता तो एक ही कमरे में पूरा स्कूल चलता है। अरे एक सब्जी की दुकान वाला अकेला कर लेता है, अगर उसको बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोलो तो डिपार्टमेंट अलग अलग। ये बात सही कहा। ठीक है सर, तो मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूँ जिससे और क्लियर आपको हो जाएगा। तो इस तरह से आहार वर्गना रूप उद्गल स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। भाषा वर्गना रूप उद्गल स्कंदों को भाषा रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह भाषा पर्याप्ति है। मनोवर्गना रूप उद्गल स्कंदों को द्रव्य मन रूप परिणमाने की शक्ति तथा गुण दोषों का विचार, स्मरण, उपदेश ग्रहण आदि रूप भाव मन को परिणमाने की जो शक्ति है वह मन पर्याप्ति है। इन सभी पर्याप्ति की शुरुआत एक ही समय में होती है, परंतु पूर्णता क्रम से होती है। प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर्मुहूर्त काल लगता है और सभी को मिलाकर भी एक अंतर्मुहूर्त काल लगता है। दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले उस जीव को निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं, है ना। जब पहले ही पर्याप्ति पूर्ण हो गई, आहार पर्याप्ति, लेकिन अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई नहीं है, होने जा रही है। तो जब वो होने से पहले की जो स्थिति है उस जीव को तब तक निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा कि उसकी पर्याप्ति पूर्ण तो अवश्य होंगी, लेकिन अभी हो रही हैं। निवृत्ति यानी निष्पत्ति, इसके पश्चात जीव पर्याप्त कहलाता है। इन जीवों के पर्याप्त नामक नाम कर्म का उदय रहता है, परंतु लब्धि अपर्याप्त जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है। अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति की संख्या पर्याप्त जीवों जितनी होने पर भी उनमें से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। अपर्याप्त एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और संगी पंचेंद्रियों को क्रम से 4, 5 और 6 पर्याप्ति का प्रारंभ तो होता है, परंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। जीव उसके पूर्व ही श्वास के 18वें भाग में मर जाता है। इसका तात्पर्य है कि पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति समान होती है, परंतु पर्याप्त जीवों में पर्याप्ति पूर्ण होती है, जबकि अपर्याप्त जीवों में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। देव नारकी भोग भूमि वाले जीव पर्याप्ति ही होते हैं। ये देखो स्पेशल चीज बताऊं आपको। हाँ, बहुत बढ़िया। देव नारकी भोग भूमि वाले जीव पर्याप्त ही होते हैं।
उनमें अपर्याप्त नाम की कैटेगरी नहीं होती। सभी गर्भज जीव यानी तिर्यंच या मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। पर्याप्त ही होते हैं। हाँ, सभी गर्भज जीव, चाहे वो तिर्यंच हो, गर्भ से उत्पन्न होने वाले, या मनुष्य हो, वो सब पर्याप्त ही होते हैं। और देवनार की भोग भूमि वाले पहले ही बता दिया। अब तो कौन से जीव बचे? निवृत्ति अपर्याप्त जीव भी नियम से पर्याप्त हो जाते हैं, परंतु लब्धि अपर्याप्त जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना मर जाते हैं। वो तो अब कौन से जीव बच गए जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण होती भी हैं और नहीं भी होती? वो मैं आपको समूर्छन जीव होते हैं। सभी पर्याप्ति एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं और आयु के अंतिम समय तक ये पर्याप्ति यानी शक्तियां कायम रहती हैं। उनका उद्गल स्कंधों को शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाने का कार्य भी जिंदगी भर यानी आयु के अंत तक चलता ही रहता है। एक बार नहीं कि एक बार परिणमा दिया बस हो गया, वो निरंतर चलता है वो कार्य। एक बार पूर्ण होने के बाद में परमाणु लिए, उनको श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित कर दिया, परमाणु आए, उनसे जो है खून बना दिया, उनसे हड्डियां बन गई, ये निरंतर चल रहा है ना कार्य। तभी तो सांस चल रही है जैन साहब। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक बार की जो सांस भरी हुई है उसी को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। नहीं, वो तो कंटिन्यूस चल रही है, परिमाने की शक्ति है वो पहले अंतर मुहूर्त में ही हो जाती है प्राप्त। यस यस बिल्कुल जैन साहब। हाँ, लेकिन उसका कार्य है, उसका कार्य चलता रहता है, उसमें ही हो जाती है। देखो समझ में आइए। पर्याप्त हाँ, जीव आप बताए, पहले में पर्याप्त होते हैं, तो अपर्याप्त कहाँ होते हैं? नहीं, अब उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी अपर्याप्त की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पर्याप्त की बात ही कर रहा हूँ कि क्या लिखा है इसमें कि सभी पर्याप्ति एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं और आयु के अंतिम समय तक ये पर्याप्ति यानी शक्तियां कायम रहती हैं। यहाँ तक ठीक है। अब उनका पुद्गल स्कंधों को शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाने का कार्य, शक्ति तो आ गई। क्या शक्ति आ गई? जब जब आप ये परमाणु ग्रहण करो, इनको आप यथा योग्य परिणमा सकते हो, ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई। प्रिसाइजली है, लेकिन अब कार्य जो परिणमाने का कार्य वो जीवन भर चलता है। ठीक है ना। तो परिणमाने का कार्य भी आयु के अंत तक चलता रहता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में टोडरमल जी ने कहा है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी को परिणमाता नहीं है, दूसरे को परिणमित कराने का भाव निगोद है। मतलब क्या है कि ये जो है सहज ही हर जीव को ये शक्तियां प्राप्त होती हैं अपने अपने कर्मों के उदय से। कोई भगवान या कोई दूसरा उनको प्रदान नहीं करता। ऊपर जो शक्ति शब्द कहा था उसका अर्थ देखो, जो शक्ति कहा ना वो शक्ति क्या है? ऊपर जो शक्ति शब्द कहा था उसका अर्थ स्वभाव रूप शक्ति या जीव का गुण या धर्म नहीं है। जैसे अपन अभी कहें कि भैया आप तो बोलते हो कि आत्मा में वो सारी शक्तियां हैं, 47 शक्तियों का अपन वास्ता देते हैं हमेशा, मुख्य शक्तियों का। तो अब ये नई शक्तियां आई हैं क्या? तो देखो क्या लिखा उन्होंने, ऊपर जो शक्ति शब्द कहा था उसका अर्थ उन स्वभाव रूप शक्ति या जीव का गुण या धर्म नहीं है। जीव और कर्म का एक दूसरे से बंध अनादि काल से ही पाया जाता है और कर्म के उदय से जीव की कैसी अवस्थाएं होती हैं इसका यह वर्णन है। जैसे अपन कहते हैं ना कि साहब जीव में तो जो है वो क्षमा शक्ति है, क्षमा आदि सारे गुण हैं उसके अंदर में, और बहुत सारी शक्तियां हैं, तो फिर एक इंद्रिय जीव में क्यों नहीं होती? या पंचेंद्रिय जो अभी मिथ्यादृष्टि जीव है उनमें उस तरह के भाव क्यों नहीं आते हैं? तो वो शक्तियां जिनकी जो है वो स्वाभाविक शक्तियां हैं, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं हुई हैं। तो उन शक्तियों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो शक्तियां तो यथा स्थान पर हैं, वो कभी गई नहीं है। जैसे ज्ञान शक्ति है, मेरी दर्शन शक्ति है, वो कभी गई नहीं है। लेकिन यहाँ जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं वो शक्तियां हैं उनको परिणमाने की, जिस पर्याय में वो जाते हैं उन पर्यायों में प्राप्त होने वाले उद्गल परमाणुओं को परिणमाने की जो शक्ति है, जो उसी पर्याय से पहले इकट्ठा पूर्ण होती हैं, उनकी बात चल रही है। आत्मा के अंदर ही ऐसी शक्ति है कि जब वो नई पर्याय धारण करता है तब तो उस जो परमाणु ग्रहण होते हैं उनको परिणमाने की शक्ति उसको प्राप्त होती है उन क्षणों में, जिस जिस पर्याय में जाता है उसके अनुरूप। तो ये वो उन शक्तियों से, मूल शक्तियों से अलग है, इसलिए उन्होंने बोला। और ये कर्म से निमित्त करता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध अपन बोलते हैं,
जीव और शरीर का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ना शरीर आत्मा का कुछ करता है, ना आत्मा शरीर का करती है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि जीव के जो परिणाम होते हैं तो शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, शरीर में परिवर्तन होते हैं तो आत्मा के भावों में परिवर्तन होते हैं, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसी तरह से ये पर्याप्तियों से के संबंध में भी है। क्या संबंध है कि जीव के नाम कर्म की प्रकृतियां एक निमित्त हुई, दूसरा आत्मा की उन अवस्थाओं में जब वो शरीर धारण करने योग्य जाता है तब तक उसकी ऐसी शक्तियां जो हैं विकसित होती हैं। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे। देखो फिर मैं एक लास्ट लाइन पढ़ता हूं। पर्याप्ति से युक्त होने पर वो शक्ति आ गई, जीव का जो कार्य शुरू होता है उसे प्राण कहते हैं। अभी अपन ने पहले ऊपर लाइन पढ़ी थी ना कि जिंदगी भर ये श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाने का कार्य अब जिंदगी भर आयु के अंत तक चलता रहता है। तो बोल रहे हैं पर्याप्ति से युक्त होने पर जीव का जो कार्य शुरू हुआ है उसे प्राण कहते हैं। और उनका विवेचन आगे करेंगे। हाँ, ये जो आपने जो बताया पर्याप्ति तो समझ में आ रही है। हाँ। लेकिन कहीं वो कहते हैं एक सांस में 18 बार मरते हैं, तो वो तो अपर्याप्ति होती है ना, कि वो अपर्याप्त थोड़ी। हाँ, अपर्याप्त होते हैं। तो अपर्याप्त होते हैं, तो वो अपर्याप्त कौन से होते हैं जीव? तो आपने सब तो जीव बता दिए पर्याप्त होते हैं। हाँ। अपर्याप्त कौन से जीव होते हैं ये बता दो जरा। हाँ बता दो। अरे जो आलू के अंदर जो जीव होते हैं वो अपर्याप्त होते हैं। नहीं वो तो होता ही है। नहीं वो तो होते ही नहीं। इनमें बता रहा हूँ, इन्हें पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। इनमें पंच इंद्रियों में या 2 इंद्रियों में, 3 इंद्रियों में, 4 इंद्रियों में अपर्याप्त जीव कौन से कहलाते हैं? हाँ देखो, जो आपने सही कहा, पहले तो मैं आपको उसके बारे में बताऊं। ये 14 प्रकार के जो है ना ये पर्याप्तियां होती हैं। 14 कैसी हो गई? एक इंद्रिय सूक्ष्म, एक इंद्रिय बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय असंगी और 5 इंद्रिय संगी। इनके 2 भेद कर दो, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो ये क्या बन गए? 14 हो गए भेद। 14 हो गए ना। अभी इसमें से जो अपन ने जो क्वालिफिकेशन किया है कि कौन कौन से जीव पर्याप्त होते हैं, कौन से नहीं होते, तो क्या क्या पढ़ा अपन ने? ये पढ़ा अपन ने, देवों के बारे में पढ़ा था ना यहाँ पे इस पेज पे। देव नारकी भोग भूमि वाले जीव पर्याप्त ही होते हैं। ठीक है। सभी गर्भज जीव तिर्यंच या मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। अब गर्भज के अलावा कौन से जीव बच गए? समूर्छन जीव बचे। समूर्छन बचे। हाँ, तो वो समूर्छन तो वो जीव समूर्छन तो हमेशा अपर्याप्त ही रहते हैं। समूर्छन तो कभी पर्याप्त होते ही नहीं है। क्यों 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 क्यों? समूर्छन जीव पर्याप्त कब होते हैं? वो समूर्छन कौन सा जीव है ऐसा अपर्याप्त है? जो निगोदिया जीव है ना, स्थावर निगोदिया जीव है, स्थावर जाति के जीव हैं, उनमें दोनों जाति के जीव पाए जाते हैं ना। अच्छा। हाँ, और भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। देखो इसमें जो इन्होंने जो दिया है, जो गर्भज हैं, पंचेंद्रीय संगी कौन से होते हैं? नहीं सर इसको इस तरह से अगर विवेचना करें, हमें बता में एक केंद्रीय जीव, एक सूक्ष्म अपर्याप्तक, एक केंद्रीय बादर अपर्याप्तक, 2 इंद्रिय अपर्याप्तक, 3 इंद्रिय अपर्याप्तक, 4 इंद्रिय अपर्याप्तक, पंचेंद्रिय। तो इसको जरा आप विवेचना कर देंगे इसकी, तो समझ में आ जाएगा अपर्याप्तक जीव इन्हों ही होते हैं। देखो पेज नंबर 325 निकालो। जी जनधर्म जानिए। हाँ 325। उसमें क्या दिया है? पहला एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त, दूसरा नंबर एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त, तीसरा एक इंद्रिय बादर पर्याप्त, चौथा एक इंद्रिय बादर अपर्याप्त, पांचवा द्विइंद्रिय पर्याप्त, छठवां द्विइंद्रिय अपर्याप्त, सातवां 3 इंद्रिय पर्याप्त, आठवां 3 इंद्रिय अपर्याप्त, ठीक है, नौवां चतुरिंद्रिय पर्याप्त, 10वां चतुरिंद्रिय अपर्याप्त। ये सब समूर्छन जीव हैं। कौन से? ये 10 तक मैंने जो आपको बताया, ये सब समूर्छन जीव हैं। यस सर। त्रिइंद्रिय पर्याप्त, अपर्याप्त जीव, ये त्रिइंद्रिय पर्याप्त जीव जो है समूर्छन है। एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के सभी जीव समूर्छन जीव होते हैं। वो गर्भ से पैदा नहीं होते। अच्छा, ठीक है। अच्छा। आप समझ में आई। और 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं वो ये समूर्छन जीव में इसलिए पर्याप्त भी हो सकते हैं। समूर्छन जीव अपर्याप्त होते हैं, और वैसे जीव जो होते हैं वो पर्याप्त होते हैं ना। बराबर। फिर जो 11वां पंचेंद्रीय असंगी पंच पर्याप्त, 12वां पंचेंद्रीय असंगी पर्याप्त,
फिर 13वें पंचेंद्रीय संगी पर्याप्त और 14वें पंचेंद्रीय संगी अपर्याप्त। हाँ, ये तीन, ये लास्ट के तीन बताओ कैसे। अभी इसमें जो समूर्छन संगी जो पंचेंद्रीय जीव होते हैं ना, वो भी समूर्छन होते हैं। है ना, समूर्छन भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं। इसमें इसकी उदाहरण देखो इन्होंने क्या दिया है। साहब इसका ये चतुरिंद्रिय अपर्याप्त का कोई उदाहरण मिलेगा? चतुरिंद्रिय अपर्याप्त का? हाँ, देखो चतुरिंद्रिय में जो पैदा हुए, जैसे 4 इंद्रिय का जीव है आपका जो भौरा है फॉर एग्जांपल, हाँ, तो भौरे में से मतलब सभी जीव अपर्याप्त नहीं होंगे, उन भौरे की प्रकार हो गई। उस भौरे में से कुछ जीव ऐसे हैं कि वो जो है वो उनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती और किसी की हो जाती। जाति वही रही, लेकिन वो उनका किसी की पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो वो पर्याप्त कहलाएगा, जिसकी नहीं हुई होगी वो अपर्याप्त कहलाएगा, अपर्याप्त नाम कर्म के वजह से। तो मतलब आपने बताया था एक मिनट बाबूजी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, आपने भौरे का एग्जांपल दिया। हाँ, तो वो उसमें चतुरिंद्रिय पर्याप्ति हो सकता है, भौरा चतुरिंद्रिय अपर्याप्ति हो सकता है। अपर्याप्त होगा तो वो मर जाएगा। अच्छा, अपर्याप्त अगर होगा तो पैदा तो हुआ वो वहां तक गया, मतलब उसके जो है पर्याप्तियां पूर्ण होने वाली थी लेकिन नहीं हुई और वो मर गया। अच्छा, ठीक, क्लियर हो गया। अब बाबूजी पूछिए, सॉरी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था जी कि जैसे ये आपने बताया था कि दूध वगैरह ऐसी चीजें हैं जिनमें जब तक वो अगर गर्म नहीं किया जाए जल्दी मर्यादा में, तो वो उसके संपूर्ण जी उसके रूप में पड़ते हैं। तो ये जो सब अपर्याप्त तक होते हैं, सब जितने पड़ते हैं वो अपर्याप्त तक होते हैं सारे, वो सब अपर्याप्त तक होते हैं। वो तो इसीलिए इनको ये पंचेंद्रिय असंगीय जो अपर्याप्त तक बताया है, उसी संबंध में बताया है क्या? ये जितने भी बताया ना पर्याप्त तक, पंचेंद्रिय असंगीय पर्याप्त तक, पंचेंद्रिय संगीय पर्याप्त तक, तो पंचेंद्रिय असंगीय पर्याप्त तक तो वो है जो जिंदा हो जाते हैं, मरते नहीं है, जिंदा रहते हैं। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त तो अपन है। हाँ, संगी भी है और कुछ असंगी भी होते हैं। हाँ, अब इसमें से जो विशेष जाति है जैसे पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त, ये जो है ये कैटेगरी के बारे में इसमें कहीं अलग से क्लियर नहीं दिया है। थोड़ा देखो बहन जी ने कहीं पढ़ा होगा तो पूछता हूँ। बहन जी, ये जो लास्ट की कैटेगरी है ना, पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त, क्योंकि इन्होंने मनुष्यों को तो इसमें कवर कर दिया। अब वो कहीं के हो सकता है मनुष्य छूट गए हो। बहन जी कहाँ है? क्या बहन जी? बहन जी है नहीं है, शायद है नहीं, चल गए। अभी तो बोल रही थी। अपर्याप्त वो जीव होते हैं ना, गर्भ में आने के अंतर्मुहूर्त बाद ही मर जाते हैं। अपर्याप्त तक तो वो होंगे ना। हाँ, लेकिन इन्होंने एक जो सेंटेंस दिया ना कि जो मनुष्य जो सभी गर्भज जीव हैं वो पर्याप्त ही होते हैं, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। गर्भ से पैदा होने के बाद वो पर्याप्त हो जाते हैं। वो तो बहन जी तो कह रही है गर्भ के अंदर ही अंतर्मुहूर्त में ही अगर वो उनकी देखो लिखा है इसमें, जो इन्होंने क्या बोलते हैं कर्णान योग परिचय में लिखा है, देव नारकी भोग भूमि वाले जीव पर्याप्त ही होते हैं, पहला। फिर सभी गर्भज जीव तिर्यंच या मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। देव नारकी और भोग भूमि के तो पता है कि वो सब पर्याप्त होते हैं, लेकिन गर्भज जीव सब पर्याप्त होते हैं ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा तो मुझे भी नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते। वो तो बाकी तो सही है। देव नारकी और भोग भूमि के तो जीव पर्याप्त ही होते हैं, वो तो अपर्याप्त नहीं होते हैं। ये तो पता है, लेकिन गर्भज जीव इसमें तो सारे जो पंचेंद्रिय पशु पक्षी वगैरह सब आ जाते हैं ना इसमें तो। फिर उसमें नहीं, पशु पक्षी तो वो तो अंडज होते हैं, लेकिन और जो दूसरे जीव हैं पशु तो आ जाते हैं ना। पशु भी आ जाते हैं, मनुष्य गति के भी लोग आ जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ गड़बड़ है, इसलिए तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। ये कहीं और देखा जाएगा इसको, कल मैं देखूंगा घूमट साहब। ये क्यों क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं हो पा रहा इससे। हालांकि उन्होंने दिया है तो कुछ पूरा उसके दिया होगा पूरे साक्ष्य के साथ में, पर हमको समझ में नहीं आ रहा, देखा जाएगा उसको। नहीं भाई साहब, पंचेंद्रिय में ये तिर्यंच और मनुष्य गति में ये जो जीव होते हैं वो जो जीव आते हैं वो पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है वो मिसकैरेज, जैसे मिसकैरेज है या वो हो जाता है, या
मिसकैरेज तो आज की बात है। पर्याप्त पूर्ण हो जाती हैं तो वो बच्चे पैदा हो जाते हैं। या तो फिर ऐसा होगा कि जो पंचेंद्री में जो सम्मूर्छन जीव होते हैं, हाँ वो अपर्याप्त होते होंगे। नहीं, वो तो होते ही हैं, हाँ, वो तो होते ही हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं, नहीं है। उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होते हैं। पर्याप्त भी होते हैं उसमें सम्मूर्छन पंचेंद्रीय जो सम्मूर्छन पंचेंद्रीय हैं वो पर्याप्त भी होते हैं। तो बहन जी सम्मूर्छन पर्याप्त कौन से जीवों को कोई बता सकती हैं? कोई सम्मूर्छन उदाहरण कोई है पर्याप्त क्या? वो जैसे स्वयंभू रमन समुद्र का जो मगरमच्छ है वो सम्मूर्छन जीवों में आता है। अच्छा। और वो पर्याप्त है। बराबर। अच्छा, है ना, तो उसमें दोनों तरह के होते हैं। जो सम्मूर्छन जीव हैं वो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के होते हैं। हाँ बराबर है। देखो पंचेंद्रीय में पर्याप्त की तो जो अपन ने बताया ना, स्वयंभू रमन का जो महामच्छ है वो पंचेंद्रीय, न केवल पंचेंद्रीय बल्कि वो तो पंचम गुण स्थानधारी भी होते हैं। और वो सम्मूर्छन जीव है। हाँ सम्मूर्छन है। और जो गाय आदि के दूध में जो सबको पाए जाते हैं या जो स्त्रियों के शरीर आदि में जगह जगह होते हैं, वो जो है आपके ये सम्मूर्छन जाति के पंचेंद्रीय जीव है, समूचे जाति के। लेकिन वो पर्याप्त नहीं होती उनकी। हाँ वो अपर्याप्त होते हैं, उनकी पर्याप्त नहीं होती, वो सब अपर्याप्त होते हैं। ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। खाली वो लाइन से थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, तो वो कल अपन देख लेंगे उसमें क्यों लिखा है वो। तो इस तरह से ये अपना आपने बताया सम्मोषण जीव पंचेंद्री, ये कौन से हैं? ये जो बड़े बड़े तिर्यंच गति में जो है होते हैं। नहीं, आपने बोला कि उसमें स्त्रियों के उसमें सम्मोषण जीव पंचेंद्री होते हैं। हाँ तो ये उनके जो विशेष स्थान होते हैं स्त्रियों के, उनमें वो जीव होते हैं, पंचेंद्री होते हैं। पंचेंद्री जो जिस जाति जो स्त्री है उसी जाति के वैसे ही जीव जो है उसमें सूक्ष्म होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म। और वो भैंस के दूध में भैंस जैसे होते हैं। हाँ भैंस के आकार के, भैंस की जाति के होते हैं उसी जाति। तो उसमें सारी इंद्रियां काम करती हैं उनकी? नहीं अपर्याप्त होते हैं, तो वो नहीं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अच्छा अपर्याप्त होते हैं वो। ठीक है सर। तो ये इस तरह के जो है आपको ये नए अचरज भरी चीजें जो है। नहीं, बहुत अचरज वाली बात है। पहले हमने जब पहली बार सुना था हमको भी अचरज हुआ था। नहीं बाबूजी आप तो कई बार सुन चुके हैं, हमारा तो सौभाग्य पहली बार सुनने को मिला। पहली बार भाई साहब ने बताया था कि बाबूजी भैंस के दूध में भैंस वाले जीव होते हैं। इतनी बड़ी भैंस होती है। इतनी बड़ी भैंस और दूध में, और कई भैंस होती है, एक नहीं बहुत भैंस होती है। जब बहुत बार समझाया तो बाबूजी ने कहा जा भैंस पानी में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने पर्याप्तियों के बारे में पढ़ा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी मैं आपको प्राण के बारे में बताऊंगा कल, प्राण के बारे में, संज्ञा के बारे में, भावों के बारे में, मतलब कोई चीज छूटेगी नहीं। अच्छा, सीवी जैन साहब ने जो एक सवाल पूछा था ना। जी सर। इंद्रियों को सेग्रीगेट करने का एक पर्पज ये भी है कि इंद्रियां अपने आप में एक अलग से प्राण होती हैं, जब फेफड़े एक्सेट्रा प्राण की कैटेगरी में नहीं आते हैं। हाँ वो तो है ही। कैसे समझ लो, 10 प्राणों में गिनी जाती हैं। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वो एक समूह है, उसके साथ जितना मैकेनिज्म लगा हुआ है उस सबको मिला के वो इंद्री कही जाती है। और फिर सब जीव अलग अलग इंद्रियों वाले हैं ना। कोई एक इंद्री वाले हैं, कोई 2 इंद्री वाले हैं। शरीर तो सबका है लेकिन इंद्रियां सबकी अलग अलग है। बस तो इंद्रिय प्राण अलग क्वेश्चन आरपी जैन साहब, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया बिल्कुल। आपने एक हिंट दे दिया, उससे सारी चीज क्लियर हो गई। वो कह रहे हैं ज्यादा क्लियर मत करो, नहीं कंफ्यूजन के साथ चले जाएंगे। नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसी बात करोगे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। नहीं, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। देखो इस प्रकार से हमने बहुत बढ़िया चीज पढ़ी। अब जो है आप जो है मेरे प्राण छोड़िए कल तक के लिए। साहब आपके प्राण तो किसी ने नहीं पकड़े, आप ही पकड़े हुए हो सबके प्राण। ठीक है सर, आप ही सबके प्राणों। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, समय हो गया। आज क्या ललित जी नहीं है क्या? चलो मैं पढ़ता हूँ। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परुभास वेको भानुसी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वरूप छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको
काहू न सताए वे को भव्य और यानी है, जहाँ तहाँ तार वे पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय। नमोकार मंत्र।